दोस्तों नमस्कार। आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 304 अर्थात लिंग विद्यालय एवं समाज यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग इसे रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है। ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी चिकित्सीय, ऑप्शन डी यादृच्छिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक। अगला प्रश्न है, जेंडर निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक एवं जैविक। अगला प्रश्न है, लैंगिक स्थिरता को कितने घटकों से मिलाकर परिभाषित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, लैंगिक भूमिकाएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगृहित व्यवहार। नोट, लैंगिक भूमिकाएं वे सामाजिक मानदंड है जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वीकार्य व्यवहार को निर्धारित करते हैं। नंबर 2, ये मानदंड सामाजिकरण के माध्यम से अधिग्रहित किए जाते हैं जिसमें परिवार, स्कूल, मीडिया और अन्य सामाजिक संस्थाएं शामिल होती हैं। नंबर 3, जन्मजात व्यवहार वे व्यवहार हैं जो आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं। नंबर 4, जैविक संरचनाएं वे संरचनाएं हैं जो किसी व्यक्ति के लिंग को निर्धारित करती हैं। नंबर 5, आनुवंशिक निर्धारक वे जीन हैं जो किसी व्यक्ति के लिंग को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, लैंगिक रूढ़वादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़वादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुष भारतनाट्यम नर्तक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुष भारतनाट्यम नर्तक। अगला प्रश्न है, बच्चों की जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला प्रश्न है, किस सामाजिकरण में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लैंगिक प्रकार। अगला प्रश्न है, 1884 का रमखाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, ऑप्शन बी सहमति किया हुआ, ऑप्शन सी दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निर्भया फंड। अगला प्रश्न है, दोस्तों इसमें नोट भी है। नोट नंबर 1, वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। नंबर 2, यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक योजना है। नंबर 3, इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता और समर्थन प्रदान करना है। नंबर 4, इसे निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाता है। नंबर 5, वन स्टॉप सेंटर योजना महिलाओं को निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है। नंबर 1 मेडिकल सहायता, नंबर 2 कानूनी सहायता, नंबर 3 आश्रय, नंबर 4 परामर्श, नंबर 5 बचाव सेवाएं, नंबर 6 मनोसामाजिक समर्थन। अगला प्रश्न है, शबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुपोषण दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसको बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। अगला प्रश्न है, ALWC की
पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे। नोट नंबर 1, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पहली बैठक पुणे में हुई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। नंबर 2, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में पुणे में हुई थी। संगठन की स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वाल, हिमालय। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योतिबा राव फूले। नोट, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जिसका अर्थ है गुलामी को गुलामों से मुक्त करने के अमेरिकी आंदोलन को समर्पित किया। इसका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सावित्रीबाई फूले। नोट नंबर 1, सावित्रीबाई पहली भारतीय महिला टीचर और प्रिंसिपल थी। नंबर 2, सावित्रीबाई और उनके पति ने 1848 में भिंडेवाड़ा में पुणे में पहले आधुनिक भारतीय लड़कियों के स्कूल में से एक की स्थापना की। नंबर 3, उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने के लिए काम किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। नोट नंबर 1, भारतीय महिला संघ भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन है जो आज भी कार्यरत है। नंबर 2, इसकी स्थापना 1917 में मद्रास के आयर में हुई थी। नंबर 3, इसकी स्थापना एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, जीना राजा दासा ने की थी। नंबर 4, एनी बेसेंट को भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणा आसिफ अली। अगला प्रश्न है, जेंडर क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक संरचना। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1964-66 में। अगला प्रश्न है, इसमें नोट भी है दोस्तों। नंबर 1, दौलत सिंह कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। नंबर 2, आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1976 में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई? आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय नियुक्ति कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम में को 5 वर्गों में बांटा था। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव
सर्वप्रथम किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ताराचंद समिति ने। नोट, ताराचंद समिति 1948 ने बिना उद्देश्य वाले स्कूलों को हतोत्साहित किए बिना बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1978। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईसाई मिशनरियों ने। अगला प्रश्न, 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैडलर कमीशन। अगला प्रश्न है, हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1962 में। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑनर्स कोर्स, ऑप्शन बी व्यावसायिक कोर्स, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग ने कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृभाषा, ऑप्शन बी संघीय भाषा एक, क्षेत्रीय संघीय भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, खुली अलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय आयोग। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु तो औपचारिक विद्यालयों में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुबिंदु प्रवेश। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोषपूर्ण शिक्षा नीति, ऑप्शन बी जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन सी अपव्यय एवं अवरोधन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। अगला प्रश्न है, यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? या विचार किसके हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। किसका कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र अनुपात क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:40। नोट, एक विद्यालय में 200 बालकों तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए। नंबर 2, एक प्राथमिक विद्यालय में 200 बालकों से अधिक पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 है। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसे दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डायट।
अगला प्रश्न है, किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1992। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी माता पिता की निरक्षरता, ऑप्शन सी ऋणवादिता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा के किस स्तर से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1987-88। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक, ऑप्शन बी लिंगानुसार शौचालय एवं कम से कम 2 कमरों की व्यवस्था, ऑप्शन सी शिक्षण कार्य हेतु ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, डीपीईपी की फुल फॉर्म है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, एमएलएल की फुल फॉर्म है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिमम लर्निंग लेवल। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति को नीति गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एमएलएल। अगला प्रश्न है, एमएलएल योजना के उद्देश्य हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण उपलब्धियों का प्रारंभिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी शिक्षकों का प्रारंभिक और पुनरावर्तन अनुस्थापन, ऑप्शन सी यूनिट परीक्षाएं तथा अन्य मूल्यांकन सामग्रियां तैयार करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति सामाजिक तथ्य अथवा सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोरोकिन। अगला प्रश्न है, जब एक परंपरागत समाज औद्योगिक समाज के रूप में बदलता है तो सामाजिक गतिशीलता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ती है। अगला प्रश्न है, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक का नाम है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोरोकिन। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी औद्योगिक। अगला प्रश्न है, खेत में मजदूरी करने वाला कोई भूमिहीन श्रमिक यदि नगर के कारखाने में जाकर मजदूरी करने लगे तो इसे क्या कहा जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समतल गतिशीलता। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उदग्र गतिशीलता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जातियों की संख्या में वृद्धि होना। अगला प्रश्न है, किसने कहा था समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैकाइवर तथा पेज। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं या परिभाषा किसकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज। अगला प्रश्न है, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है या कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जॉनसन का। अगला प्रश्न है, कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक प्रकृति, ऑप्शन बी गत तुलनात्मक एवं असमान, ऑप्शन डी जटिल तथ्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पैराबोलिक।
सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूर। अगला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समान अवसर, ऑप्शन बी समान वेतन, ऑप्शन सी समान प्रतिष्ठि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण का आयाम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी राजनैतिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य समान वेतन की गारंटी देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 घ। अगला प्रश्न है पीसीपीएनडीटी एक्ट का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लिंग चयन निषेध। अगला प्रश्न है नोट है इसमें दोस्तों गर्भ निर्धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है। अगला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण का निम्न में से क्या महत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घरेलू हिंसा में कमी, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन सी समाज में समानता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौन सा संगठन सहयोगी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैर सरकारी संगठन, ऑप्शन बी स्व सहायता समूह, ऑप्शन सी पंचायती राज समूह, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगले प्रश्न पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता लेकिन हमारा मोटिवेशन जरूर होता है, प्लीज़ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है चिपको वुमन के नाम से किसको जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गौरा देवी। अगला प्रश्न है महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन मंच का नाम बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महिला ई हाट। अगला प्रश्न है महिला हेल्पलाइन कब शुरू की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। अगला प्रश्न है कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनका कल्याण प्रदान करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला प्रश्न है कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में मदद करती है और महिलाओं के बचाव, पुनर्वास, पुनर्निवेश और प्रत्यावर्तन के लिए सहायता प्रदान करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है बेघर या बेसहारा महिलाओं के लिए कौन सी योजना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वाधार गृह योजना। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।